बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ी चीज इस बार देखने को मिल रही है। इस बार कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। वो बता रही है कि मैं ये करूंगा, इन्होंने ये नहीं किया। बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो एक ही बात कहती है कि देखो अगर आपने वोट दिया तो हिंदू अलग हो जाएगा, वो आ जाएंगे, आपकी जमीन जायदाद छिन जाएगी, वक्फ बोर्ड ऊपर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी उस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रही जिस मुद्दे पे एक्चुअल में उसको चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल चुनाव लड़ने के बाद नेता देखिए गायब हो जाता है। आप आज चुनाव कोई जीतेगा ना, आप आधे घंटे बाद फोन कर लेना, आपका फोन नहीं उठेगा। आप 2 दिन बाद फोन कर लेना, वो नंबर ही बदल चुका होगा। आप 1 महीने बाद फोन करना, कहेंगे भाजी तो चंडीगढ़ मिलते हैं। बात असंध की कर लेते हैं। असंध में किस तरह का माहौल आपको लग रहा है, क्योंकि एक मुख्य मुद्दा है असंध के अंदर बीजेपी का कि भाई जिलेराम को टिकट मिलनी चाहिए थी, उनके समर्थक ऐसा बोल रहे थे भाई बीजेपी से टिकट मिलनी चाहिए थी उनको। तो अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कुछ फर्क उनके निर्दलीय लड़ने से पड़ने वाला है? अंग्रेजों का बनाया लाल किला आज भी वैसा खड़ा है, ताजमहल आज भी वैसा खड़ा है, जो शाहजहां ने बनवाया, जो इन लोगों ने बनवाए, मुगलों ने जो पुल सड़कें बनवाई, मीनार बनवाए, वो आज भी खड़े हैं। हमारे बनते बनते टूट जाते हैं। लेकिन पत्रकारों के लिए जब चुनाव आता है दुविधा खड़ी होती है, जनता के लिए भी, नेता के लिए भी और खुद पत्रकार के लिए भी। कि पहले अरविंद केजरीवाल को कहते रहे इस्तीफा दो, अब आतिशी को बना दिया है तो कह रहे जी इसको क्यों बना दिया। तो लोग तो कहीं संतुष्ट नहीं होते। पहले लोग कहते थे कि जी करनाल के बंदे को बनाओ, करनाल के बंदे मिलकर कह रहे जी बताओ मुख्यमंत्री चला गया यहाँ से। तो पहले तो आप ये सोचो कि आप चाहते क्या हो। अगर मुख्यमंत्री चाहते हो तो क्या चाहते हो, कोई दिल्ली से आके चुनाव लड़ेगा। बख्शीश सिंह विर्क ने एक बार ये बोला था कि आप तुसी वोट कितने भी पाओगे, जानी कमल दे फुल नहीं है। तो उसका नुकसान उनको हुआ क्योंकि वो उन्होंने ऐसी रग दबा दी जिसके ऊपर पहले से डाउट। तो इस बार कांग्रेस का जो चुनाव है काफी सदा हुआ चुनाव है, लेकिन ये जो ऐसे उल्टे सीधे बयान आते हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ % का नुकसान जरूर पहुंचा है। 12 दिन चुनाव को रह गए, आप घुगड़ीपुर आ जाते बिना बताए, जहां बता के आना वहां पता ही नहीं है कब आना है। तो मुझे लगता है कि बड़े लीडर इस चुनाव को लेके बहुत सीरियस मुझे नहीं लग रहे। अब कांग्रेस के अंदर ये दिक्कत शुरू से है। 10 साल पहले काले धन की बात थी, आज बीजेपी ने उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठा पा रही। अब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो किसानों की जमीन छीन ली। भाई आप 10 साल में थे, आपने उसको क्यों नहीं अंदर किया? आपकी तो सरकार थी। आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। आज फ्रेम में आप एक खास शख्सियत को देख रहे होंगे। नाम है आकर्षण उपल। हमारे साथी पत्रकार हैं, हमारे सीनियर हैं और करनाल के साथ साथ नियर बाय जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं और लोकसभा क्षेत्र हैं उन पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और राजनीति की जो पत्रकारिता उसके अंदर गहराई रखते हैं। तो विधानसभा का माहौल है, असंध के साथ साथ करनाल की सीटों की भी हम बात करेंगे, कहाँ किसका क्या माहौल चल रहा है। तो आकर्षण, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा खबर 18 पे। धन्यवाद। आज कवरेज के दौरान आपने इन्वाइट किया और आया कि आपने एक बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, इसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। ईश्वर अगले साल आपका और बड़ा ऑफिस बना दे। ओके, आप हमने लोकसभा में भी विश्लेषण किया था आपके साथ, तो काफ़ी, जहाँ तक आपने बताया था, काफ़ी स्टीक वो जानकारी थी लोकसभा से पहले। 5-5 ही हुई थी। हमने किसी एक पत्रकार और से पूछा था, हमारे वो भी सीनियर थे, उन्होंने 5-5 का ही बताया था। विधानसभा के हिसाब से आप लोकसभा के साथ मिला के कैसा माहौल देख रहे हो, खासकर करनाल लोकसभा के अंदर जितनी विधानसभा आती है उनकी बात करें तो? देखिए पता क्या होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो बड़ा चुनाव होता है, वहाँ पर लोगों को समझना पड़ना बहुत आसान होता है। जो विधानसभा का चुनाव होता है, क्योंकि एक लोकसभा में करनाल में 9 विधानसभा आती हैं। अगर करनाल जिले की बात कर ले तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों को पढ़ने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक विधानसभा में 10-10, 12-12, 15-15 लोग भी चुनाव लड़ते हैं। हालांकि जो सही चुनाव लड़ रहे होते हैं वो 1 से लेके 5 तक आप कह सकते हो। जैसे आपके असंध में ही लगभग 4-5 लोग ऐसे हैं जो काफी टक्कर में है। टक्कर में तो मैं नहीं कह सकता, 5 लोग कभी टक्कर में नहीं होते, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं। बाकी 6, 7, 8वें नंबर पे हमें पता ही नहीं है कौन है। तो मुझे लगता है कि उस चुनाव को रीड करना ज़्यादा समय लगता है उसको रीड करने में। जैसे हम अलग अलग विधानसभा में जाते हैं, आप जैसे भाइयों से पूछ लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं, फॉलोअर से पूछ लेते हैं, पोल करवा लेते हैं, लोग हमें फ़ोन करके बता देते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है भी कहाँ पर किसका जोर चल रहा है। तो फिर करनाल से हम शुरुआत करते हैं। करनाल में जिस तरीके से हुआ, एक जो खट्टर साहब के नज़दीकी हैं उनको टिकट मिली बीजेपी की, और करनाल क्योंकि
सीएम सिटी भी कहलाती है, तो जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, वो कह रहे थे मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। तो ओवरऑल माहौल को देखते हुए करनाल में आप किस तरह का माहौल देख रहे हो? करनाल में तो देखिए चुनाव तो यानी कि वहाँ पर कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है और INLD BSP गठबंधन भी लड़ रहा है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी ने टिकट दिया है, जगमोहन आनंद जी को, टिकट तो जगमोहन जी को दे दी, चलो ठीक है, पंजाबी बहुल्य क्षेत्र था, पंजाबी को टिकट दे दी, लेकिन लोगों की जगह अपनी पार्टी वाले लोगों ने ही एक खिलाफत से करके वहां पे माहौल बना दिया एक बार तो। माहौल ऐसा बना दिया कि भी पता नहीं वो डिजर्व ही नहीं करते थे, माहौल ऐसा बना दिया पता नहीं उनको वोट ही नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैंने चुनावी सर्वे किया राहुल भाई, तो बीजेपी का करनाल के अंदर एक साइलेंट वोटर है, कोर वोटर है। पिछले 10 साल में बीजेपी को एक अच्छा वोटर मिला है, 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अब बीजेपी के पास एक ऐसा वोटर है कि अगर कोई भी चुनाव लड़े तो उसको वो वोट मिलना ही मिलना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जगमोहन आनंद चुनाव लड़ रहा है, राहुल अत्री चुनाव लड़ रहा है या कोई लड़ रहा है। अब बात होती है कि जो नायब सैनी है, देखिए सीएम का फेस होता है तो जाहिर तौर पे कोई भी चाहता है कि यार चलो मेरे शहर में रहे, लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बैरिकेड लगते हैं, जाम लगता है, ट्रैफिक बहुत रहता है, फिर भी लोगों को रहता है चल यार हमारे शहर से तो है ही सीएम तो है, वो एक वो कहते हैं ठाकुर वाला टिक्का तो लगा ही हुआ है तो ठाकुर आ गए, हमारी चौधर तो है एरिया की, तो वो ठाकुर वाली बात है। अब वो ठाकुर तो रहे नहीं, तो अब तो वो एक नॉर्मल चुनाव है लेकिन स्पेशल चुनाव है, क्योंकि 10 साल तक विधायक रही सुमिता सिंह सामने है, 10 साल तक गायब रही सुमिता सिंह सामने है, 10 साल तक बीजेपी का कोई नेता दिखता नहीं था सामने, अब वो भी सामने है, 10 साल तक मुख्यमंत्री 3 बार मिले करनाल से हरियाणा को, वो गायब है। तो मुद्दा तो अब देखो क्या रहता है, क्योंकि चुनाव तो काफी टफ है वहाँ। लोगों में ये भावनाएं जागृत हुई है या नहीं कि भाई हमारे शहर से सीएम को कहीं और से उम्मीदवार बना दिया गया, क्योंकि हमारे शहर से होना चाहिए सीएम का उम्मीदवार, ऐसा कुछ है उस लोगों में? देखिए वो तो ये तो वही सवाल हो गया कि पहले अरविंद केजरीवाल को कहते रहे इस्तीफा दो इस्तीफा दो, अब आतिशी को बना दिया है तो कह रहे जी इसको क्यों बना दिया, तो लोग तो कहीं संतुष्ट नहीं होते। पहले लोग कहते थे कि जी करनाल के बंदे को बनाओ, करनाल के बंदे मिलकर कह रहे जी बताओ मुख्यमंत्री चला गया यहाँ से, तो पहले तो आप ये सोचो कि आप चाहते क्या हो, अगर मुख्यमंत्री चाहते हो तो क्या चाहते हो, कोई दिल्ली से आके चुनाव लड़े, ऐसा तो नहीं है ना। तो चुनाव जो लड़े वो आपके बीच का हो। देखिए जो मुख्यमंत्री का फेस होता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेता है। अगर आप ताऊ देवीलाल की बात कर ले, उन्होंने रोहतक से भी चुनाव लड़ा, भिवानी से भी चुनाव लड़ा, हिसार से भी चुनाव लड़ा, सिरसा से भी चुनाव लड़ा। तो जो एक बड़ा फेस होता है ना वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेता है। अब नरेंद्र मोदी हैं, अब यहाँ पे चीखे मारते हैं कि जी कांग्रेस ही देखो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखो कहाँ से चुनाव, गुजरात से थे वो और यूपी से जाकर चुनाव लड़े, दूसरी बार फिर 5 सांसद बने। तो जो बड़ा फेस होता है उसके लिए इजी होता है, लोग उसके पीछे लग जाते हैं, पागल होते हैं। उनको लगता है कि चलो कांग्रेस से है या बीजेपी से है, एक बड़ा फेस है, हमारे यहाँ से बनेगा तो एक उनको मिलने का मौका मिल जाएगा, कोई अच्छे ज्यादा बड़े काम हो जाएंगे, ऐसा लगता है लोगों को। जितने भी आप एरिया में जा रहे हो, अभी आप कवरेज लगभग करनाल की पूरी कर रहे हो, कुछ क्षेत्र के साथ साथ मिलते कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हो, बात असंध की कर लेते हैं। असंध में किस तरह का माहौल आपको लग रहा है, क्योंकि एक मुख्य मुद्दा है असंध के अंदर बीजेपी का कि भाई जिलेराम को टिकट मिलनी चाहिए, उनके समर्थक ऐसा बोल रहे थे भाई बीजेपी से टिकट मिलनी चाहिए थी उनको, तो अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कुछ फर्क उनके निर्दलीय लड़ने से पड़ने वाला है, क्या कुछ माहौल देख रहे हो आप? देखिए जिलेराम शर्मा बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट थे, अगर वो चुनाव लड़ते तो चुनाव की स्थिति कुछ और होती। अब जिलेराम शर्मा को जितने भी वोट मिलेंगे, वो चुनाव जीतते या नहीं जीतते ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिलेराम शर्मा को जितने भी वोट मिलेंगे वो सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी को वोट करता है। अब जिलेराम शर्मा के साथ ब्राह्मण वोटर भी लगे, क्योंकि ब्राह्मण कोई और नहीं खड़ा हुआ, कास्ट फैक्टर है। आप कितना ही कह लो नहीं विकास पे वोट दो, विकास पे तो कोई नहीं देता, विकास पे वोट सबको कास्ट देखनी है कि भाई कास्ट कौन सी है। तो जिलेराम शर्मा को जितने भी वोट मिलेंगे वो बीजेपी का नुकसान है। कांग्रेस, जिलेराम शर्मा, बीजेपी और गोपाल राणा, ये तो मुकाबले में डेली ऊपर नीचे, जैसे हमने सेंसेक्स देखा ना, शेयर मार्केट देखी ऐसे ऐसे चलती, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई आगे होता है। और एक चेहरा और है आम आदमी पार्टी से, अमनदीप सिंह, वो भी गांव-गांव में लगे हुए हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि
जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो भी एक साइलेंट वोटर है। ये ठीक है कि असंध जैसी सीट पे शायद इतना ज़्यादा वोटर ना हो, लेकिन वो भी एक सिख है। तो अब ये देखना होगा कि सिखों का कितना वोट अमनदीप लेके जा सकेंगे। तो असंध कहीं ना का कहीं तो वो नुकसान गोगी जी को है, उनके वोटरों जो वो वोट लेके जाएंगे। देखिए वो तो होता ही है, अब कोई खड़ा होगा तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा ही। करनाल में तो इस बार यानी चमत्कार सही हो गया कि किसी भी पार्टी से कोई बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रहा, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। इसलिए मुकाबला इस टाइम आमने सामने का है। यहाँ पे आमने सामने का मुकाबला नहीं है। अगर नरेंद्र राणा होते तो गोपाल राणा वाला चुनाव और ज्यादा मुझे लगता है उठता। तो अभी तो जिगजैग चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। अभी देखते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहते हैं। लगभग 30 तारीख के आसपास थोड़ी सी और स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी 12 दिन वोटिंग क्योंकि अभी ऐसा है ना, अभी कांग्रेस की रैलियां नहीं हुई, मायावती नहीं आई। अभी योगी आदित्यनाथ कल आए थे, उन्होंने बीजेपी के लिए योगेंद्र राणा के लिए चुनाव प्रचार किया। योगेंद्र राणा का चुनाव थोड़ा सा उससे उठेगा। हालांकि मैं कई जगह जाता हूँ जहाँ पे राजपूत की यानी कि वोट ज्यादा है। कोई गाँव का गाँव ऐसा है गोपाल राणा के साथ है, कोई गाँव का गाँव ऐसा वो कहते हैं हम तो योगेंद्र राणा को वोट देंगे। तो ये संसक्स की तरह संघ का चुनाव इतना आसान चुनाव नहीं है। पूरे करनाल जिले के अंदर सबसे यानी कि रोचक जो चुनाव है, जहां पर 4-4, 5-5 कैंडिडेट को बराबर की वोट मिलने की संभावना है, वो संद है। और कहीं पे ऐसा नहीं होने वाला। देखो कांग्रेस को एज है, अब की बार ये हर जगह चर्चा है भी, कांग्रेस का माहौल है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में असंध के विधायक जो रहे हैं, शमशेर सिंह की जो प्रत्याशी भी हैं अभी, उनका भी है वो, हाँ अभी तो प्रत्याशी हैं, खड़े हुए हैं। उनका एक बयान, एक वीडियो वायरल होती है, खासकर भाजपा के IT सेल के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रसारित की जाती है। वो बयान मुझे लगता है क्योंकि पूरे हरियाणा की कांग्रेस के माहौल पर डेंट डाला उन्होंने। अगर असंध की बात करें तो कितना डेंट आपको लगता है? बात आप ये बात कह रहे हैं ना, ये कोई देखो बयान तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जैसे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों ने उसको कुछ ऐसा सीरियसली लिया नहीं। बड़ा वो इसलिए है क्योंकि एक चीज और है ना, बख्शीश सिंह विर्क ने एक बार ये बोला था कि आप तुसी वोट कितने भी पाओगे, जानी कमल दे फुल नहीं है। तो उसका नुकसान उनको हुआ, भाजपा को हुआ, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी रग दबा दी जिसके ऊपर पहले से डाउट था। अब जहां तक बात आती है कि बीजेपी जाहिर तौर पर इस मुद्दे को जहां पर भी लेकर जाएगी, कहीं ना कहीं वोटरों के मन में ये बात आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के कांग्रेस के लीडरों के बयान आ रहे, कोई कह रहा है 50 वोट पे नौकरी लगवा देंगे, कोई कह रहा है जी पहले हम अपने घर भरेंगे। मुझे लगता है ऐसे जो बयान होते हैं ये पार्टी की साख को खराब करते हैं, उम्मीदवार की वोटों को भी खराब करते हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में दिए गए बयान होते हैं। जब उनको लगता है ना कि बस अब तो हमारी सरकार आ ही रही है, मेरा चुनावी जो गणित है, मेरी जो चुनावी और राजनीतिक समझ है, मुझे ये लगता है कि चुनाव आखिरी दिन, आखिरी वोट तक का होता है। जब तक आखिरी वोट ना डल जाए, आदमी को कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत चीज है। वो नुकसान कुछ परसेंट हो सकता है गोगी जी को नुकसान दे। अब उनके लिए यहाँ पर कौन चुनाव प्रचार करने आता है, उस टाइम तक लोगों को याद रहता नहीं रहता, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। आपने इस सवाल की शुरुआत की थी कांग्रेस के एज के साथ। ऐसा कांग्रेस को कोई एज नहीं है, इस वजह से कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया हुआ है। कांग्रेस को एज इस वजह से है क्योंकि बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लोग मनोहर लाल खट्टर के शासन से नाराज है, नायब सिंह सैनी कुछ कर नहीं पाए। अभी मैं आपके असंध में गया था, सड़कें टूटी पड़ी हैं, रास्ते खराब है। वो राड़ा गांव था, मैं देख रहा था, वहां की सड़क देख के मुझे ऐसे लग रहा था यार मैं कहीं हरियाणा का बॉर्डर पार करके यूपी में तो नहीं आ गया, पंजाब में तो नहीं आ गया। वहां पे वहां पंजाब में मैं काफी टाइम हो गया नहीं, क्योंकि वो हाईवे बंद है। तो मुझे ऐसा देख के लगा मैं ये एंटी इनकम्बेंसी का एज मिल रहा है। कांग्रेस ने कोई यहाँ ताजमहल बना दिया था, कोई लाल किला बनाने की अनाउंसमेंट कर रखी थी, हर जिले के अंदर मेट्रो स्टेशन आ जाएगी, ऐसे वादे थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक एज सिर्फ इस वजह से है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन राहुल भाई, मैं आज उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनका बयान सुन रहा था जब वो अंबाला में थे, भूपेंद्र हुड्डा का बयान सुन रहा था। बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ी चीज इस बार देखने को मिल रही है। इस बार कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। वो बता रही है कि मैं ये करूंगा, इन्होंने ये नहीं किया। बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो एक ही बात कहती है कि देखो अगर आपने वोट दिया तो हिंदू अलग हो जाएगा, वो आ जाएंगे, आपकी जमीन जायदाद छिन जाएगी, वक्फ बोर्ड ऊपर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी उस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रही जिस मुद्दे पे एक्चुअल में उसको चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस समय जो सही चुनाव है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो इस समय सही काम कर रही है। टिकटों का स्टेप बाय स्टेप वितरण करना, वितरण करने के बाद
अपने जो ग्रुप टूट सकते थे, जो आजाद चुनाव लड़ सकते थे, उनको वक्त ना देना, उनको मैनेज करना, उनको मैनेज तो बाद में हुए, वो पहले तो उन्होंने माइंड मैनेज किया। अब आ रही है जी, बस थोड़ी देर में आ रही है जी, रात को आ रही, करते 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 11 तारीख को घोषणा की पूरी टिकटों की। तो इस बार कांग्रेस का जो चुनाव है काफी सदा हुआ चुनाव है, लेकिन ये जो ऐसे उल्टे सीधे बयान आते हैं कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ % का नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। एक बात और है कांग्रेस और बीजेपी में, जहां तक मेरे को लगता है भाजपा की मैनेजमेंट के सहारे चुनाव जीतती है, कांग्रेस के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई उनका नीचे से लेकर ऊपर तक वो नहीं है, संगठन नहीं है। तो अब की बार चुनाव ऐसे देखा जा रहा है कि भाजपा का संगठन, भाजपा का मैनेजमेंट वर्सेस कांग्रेस का माहौल, इसके ऊपर आपको क्या थिंकिंग है? मैंने आपको जो बात बताई ना कि बीजेपी हर चुनाव को, चाहे वो कोई बाई इलेक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई काउंसिल का इलेक्शन ही क्यों ना हो, नगर निगम का इलेक्शन क्यों ना हो, बहुत सीरियसली लड़ते हैं उस चुनाव को। वो देखते हैं कि इस मोहल्ले में, इस गली में, इस एरिया में किसके वोट ज्यादा है, उसी नेता को बुला लेते हैं। जो कांग्रेस है, मैं कांग्रेस को ऐसे समझ रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो इस चुनाव को लेके बहुत गंभीर नहीं है। आज मैंने दिल्ली में बात की सुबह कि राहुल गांधी के कितने प्रोग्राम होने जा रहे हैं, भी हमें पता लगे भी नरेंद्र मोदी कितने कर रहे हैं, राहुल गांधी, वो कहने लगे जब उनका शेड्यूल ही डिसाइड नहीं है। आप सोचिए कि राहुल गांधी कब डिसाइड करके शेड्यूल देंगे, कब कोई उम्मीदवार उसकी तैयारी करेगा, लोगों को इन्विटेशन देगा। शहर का चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है, आसान होता है, रीचेबल होता है, आप किसी गली किसी मोहल्ले में 15 मिनट में पहुंच सकते हो। गाँव का चुनाव, जो आप वाली बेल्ट है, ये नीलोखेड़ी बेल्ट है, ये बेल्ट है, गरौंडा बेल्ट है, ये बड़े चुनाव होते हैं। 100 गाँव तक इन्विटेशन देना, हालांकि सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का जमाना है, फिर भी लोग कहते नहीं मेरे को तो फोन आना चाहिए। तो भाई आपका चुनाव कहाँ खड़ा है? आप ये देखिए ना, आपके दिन कितने रह गए? आज 13 दिन रह गए, 13वें दिन चुनाव है, तो आपके 12 दिन रह गए। 12 दिन चुनाव को रह गए, आप घुघड़ीपुर आ जाते बिना बताए, जहां बता के आना वहां पता ही नहीं है कब आना है। तो मुझे लगता है कि बड़े लीडर इस चुनाव को लेके बहुत सीरियस मुझे नहीं लग रहे। अब कांग्रेस के अंदर ये दिक्कत शुरू से है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनसे ज्यादा बिजी शेड्यूल तो किसी का नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह, उनका उनसे ज्यादा बिजी शेड्यूल किसी का नहीं हो सकता। वो देखिए जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं, हरियाणा में भी जा रहे हैं, कांग्रेस वालों को पता ही नहीं है। यानी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे, वो अपनी काबिलियत दिखा के चुनाव में उतरने की तैयारी में मुझे नहीं लग रहे। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इन्होंने चुनाव संभाल रखा है, अब संभालने में टिकटें कितनी आती हैं ये देखने वाली बात होगी। भाजपा एक बात कह रही है हुड्डा जी के लिए कि भाई 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल के बाद आप लोगों ने ही उनको नकारा था। भी 10 साल में 2014 के चुनाव में 15 टिकटें आई थी सिर्फ कांग्रेस की। तो अब आप उनको क्यों बना रहे हो जब उन्होंने 10 साल का उन्होंने आपको देख लिया, आपने नकार भी दिया था उनको? क्या इसमें जो भाजपा की आपने जो बात बताई भी एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के माहौल को बना रही है, आपको लगता है कांग्रेस इसी माहौल के जरिए कुछ सीटें निकाल के ले जाएगी, उस सरकार बनने के लायक हो? पहले 15 सीटें आई, फिर अगली बार 31 पे तो आई। बीजेपी को डर लग रहा है कि पिछली बार तो 75 पार का नारा था, हमने 75 पार नहीं की, उन्होंने 15 पार कर लिया और 31 पे पहुंच गए। इस बात को राहुल जी आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जो सवाल आपने पूछा, जो जनता है ना हमारी, इनको कुछ नहीं आता पता, ये यानी कि चीजों को भूल जाते हैं। जनता क्या, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हो, सब भूल जाते हैं। उसका कारण है 10 साल पहले काले धन की बात थी, आज बीजेपी ने उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठा पा रही। 10 साल पहले दामाद जी का चुनाव था, रॉबर्ट वाड्रा ने तो जमीन खाली, ये कर दिया, वो कर दिया। 10 साल बाद ना रॉबर्ट वाड्रा अंदर गया, ना भूपेंद्र हुड्डा अंदर गए। 10 साल बाद बीजेपी, अब जिस मुद्दे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, मुद्दा भी तो बदल गया ना। अगर आपने उस टाइम पे चुनाव लड़ा था कि जी रॉबर्ट वाड्रा और आपका भूपेंद्र हुड्डा तो प्रॉपर्टी डीलर है, डीएलएफ की सारी जमीन जो थी वो किसानों से छीन ली, आपने उनको अंदर क्यों नहीं किया? आप तो 6-6 महीने पुराने केस उठा के लोगों को अंदर कर देते, वो तो 15 साल पुराना केस था। ईडी के केस भी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उस मामले में आज तक कुछ, यानी अब मुद्दा बदल गया है। अब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो किसानों की जमीन छीन ली। भाई आप 10 साल में थे, आपने उसको क्यों नहीं अंदर किया? आपकी तो सरकार थी। आप पत्रकारों को अंदर कर सकते हो, विपक्ष के और नेताओं को अंदर कर सकते हो, एमएलए को उठा के अंदर कर सकते हो। अब सोनीपत के एक एमएलए थे, 25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 3 महीने पहले उनको अरेस्ट किया, आज हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, ये कह के कि जी ये तो केस ही फर्जी है और इनकी जो गिरफ्तारी है अवैध है। सेम केस दिलबाग के साथ हुआ, यमुनानगर के अंदर, वो अभय चौटाला के समधी लगते हैं, उनकी भी अरेस्ट डाल दी, उनको भी हाईकोर्ट ने
बरी कर दिया। यानी जब आप ऐसे ऐसे केसों में लोगों को अरेस्ट कर सकते हो, भूपेंद्र हुड्डा पे तो आपने आरोप लगा के सत्ता हथियाई थी हरियाणा की, आपने उनको क्यों अंदर नहीं किया? हमें भी पता लगता, आपको भी पता लगता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस केस के अंदर एसडीएम ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है कि जैसे आरोप थे अभी तक उसमें से आरोपों की सत्यता सामने नहीं आई है। ये चल रहा है उस केस में प्रेजेंटली। एक और मामला भाजपा ने बड़ा उछाला कुमारी शैलजा को लेके। आज मैंने जहां तक मेरी गई पावर वहां तक मैंने पता किया भी कुमारी शैलजा को चुप रखना एक कांग्रेस की रणनीति थी कि भाई हर जगह कुमारी शैलजा का ही नाम हो, उनका नाम चर्चा में आए। तो अब आज जाके पता हो गया है, चुप्पी तोड़ी। सीएम की रेस में भी बनी हुई है, रेस में बनी हुई हूँ और मैं कांग्रेस में ही रहूंगी। खट्टर साहब ने कहा था कि वो कांग्रेस में, इसका भाजपा आपका स्वागत है। मैं बताता हूं। और उनके प्रोग्राम भी शेड्यूल हो गए हैं। राहुल भाई पता क्या बात है, देखो 5 साल हम छाती पीटते हैं, हम मतलब कि हम पत्रकार भी, पब्लिक भी, मेरी सड़कें नहीं टूटी, मैं अगली बार ये कर दूंगा, मेरे बच्चों को ये नहीं मिला, मेरा इलाज नहीं मिला, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डिपार्टमेंट में अफसर नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के मुद्दे पब्लिक के लिए भी बदल जाते हैं। पब्लिक के लिए चुनाव का मुद्दा ये था, अच्छा मैं राजपूत हूँ, राजपूत में कौन खड़ा है, मैं जाट हूँ, जाटों में कौन खड़ा है, मेरे को तो सत्ता में जो मुख्यमंत्री है वो इस बिरादरी का चाहिए। यानी मुद्दों पे कौन लड़ रहा है चुनाव, बताओ। कल योगी आदित्यनाथ आए थे, आपने सुना उनका पूरा भाषण? बताओ उन्होंने हरियाणा की किस डेवलपमेंट के ऊपर बात की? किसी डेवलपमेंट नेशनल लेवल की बात करें सारी। मैं वही तो बता रहा हूँ, धारा 370 का हरियाणा में क्या काम है? क्या हरियाणा वालों ने वहां जाके जम्मू कश्मीर में प्लाट लेना है? और वो तो 19 हमारे अपने पहले का मुद्दा था, कब्जे हो जाते हैं, वहां पे जाके किसी ने प्लाट लेना है। वो तो मुद्दा 19 के चुनाव से क्या पहले था। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चुनाव में कोई ढंग, ये देखो जो आजाद उम्मीदवार होते हैं ना, वो फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पार्टियों का क्या होता है, इनको ये होता है कि भी हम जो चुनाव है वो शायद जात, बिरादरी, धर्म और देश इस पे लड़ सकते हैं। अब मेरे पास एक व्हाट्सएप भेजा किसी ने कि अगर इस बार हरियाणा में सरकार ना आई तो ये देख लेना हिंदुओं तुम्हारे साथ होगा क्या। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, बताओ हमारे से 10 साल पहले क्या हुआ था? क्या हमारे प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया? क्या हमारी बहू बेटियों को कोई उठा के ले गया था? और अगर तब ऐसा था तो क्या 10 साल में ऐसा नहीं हुआ? प्लाटों पे कब्जे भी हुए, भ्रष्टाचार भी हुआ, बहू बेटियां भी उठाई गई, रेप भी हुए, डकैतियां भी हुई, एक्सटॉर्शन भी हुई। क्या बदला आपकी सरकार थी 10 साल से? आप बताइए ना। डेवलपमेंट में देखिए 4.5 लाख करोड़ का कर्जा, जब हुड्डा गए 40,000 करोड़ का कर्जा था। 1966 से लेके 2014 तक कितना कर्जा था? 60,000 करोड़ रुपए। और 10 साल में कितना हो गया? 4.5 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब लगभग 8 गुना डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। मैं अभी राहड़ा गया था, रतक गया था, सालवन गया था, रिफाइनरी रोड पे गया था, सड़कें तो वैसी टूटी पड़ी है। बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ? नेशनल हाईवे तो बने हैं लेकिन लोकल स्तर पे काम नहीं हुआ इतना। नेशनल हाईवे बन के क्या एहसान हुआ मुझे ये तो बताओ। आपने कंपनी को ठेका दिया, भाई 2,000 करोड़ का ठेका है, तेरे को टोल टैक्स 31 साल तक इकट्ठा करना है और तू अपने पैसे पूरे कर लियो। रिबन किसने काटा? नेता ने आके। श्रेय किसने लिया? नेता ने आके। लेकिन बना कौन रहा है? प्राइवेट कंपनी। आप जाते हो करनाल, आपका टोल टैक्स लगता होगा, आपको क्या फायदा हुआ बताइए ना मुझे। आपने अपनी इनकम में से एक पर्ची और कटवानी शुरू कर दी, ये फायदा हुआ आपको। मैं ये नहीं कहता टोल टैक्स जरूरी नहीं है, मैं विदेशों में मैं काफी जगह घूमा, वहां पे भी टोल टैक्स है। लेकिन आप ये ना कहिए ना कि हमने ये पैसा यहां खर्च कर दिया। जब आपने उस प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया, आपने क्या दिया कि आप इसको बनाओ रोड को और ये पैसा आप टोल टैक्स से इकट्ठा करोगे, तो इसमें सरकार ने क्या भूमिका निभाई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। ये तो नेताओं के लिए है बस। वो नेता अपना नंबर बनाते हैं, पर्ची कटवा, जो आपने बात कही पहले भी सिर्फ नेताओं को अपना नाम चमकवाना अगले इलेक्शन के लिए। भाई मेरे को मुद्दा क्या बनाना है, मेरे को एक लिस्ट चाहिए विकास कार्यों की, जो मैं आगे बताऊंगा। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। नाम आपने कहा कि नेताओं ने नाम चमकवाने। एक इलेक्शन में एक अच्छा पॉलिटिशियन कितने पैसे खर्च कर देता होगा चुनाव में? एक अच्छा नेता कितने पैसे खर्च कर देता है? 50 करोड़ के लगभग। 50 बड़ा नेता की बात कर रहा हूं। बड़े नेता लगभग एक चुनाव में, मैं मानता हूं कि कोई अच्छी सीट हो, फंसी हुई सीट हो, रोचक चुनाव हो तो 5-1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक सीट पे। अमूमन जो चुनाव है वो 1-2 करोड़ 2.5 करोड़ में होता है। 2.5 करोड़ रुपए का मतलब ये हुआ 50 लाख रुपए साल के। 50 लाख रुपए साल का मतलब हुआ वो 4 लाख रुपए महीना। अगर वो 4 लाख रुपए महीना लोगों की हेल्प करने में लगा दे,
अगर वो 4 लाख रुपए महीना किसी गरीब के इलाज में लगा दे, अगर वो 4 लाख रुपए महीना किसी बच्चे की फीस भर दे, अगर वो 4 लाख महीना किसी गरीब लड़की उसकी शादी में लगा दे, अगर वो 4 लाख रुपए महीना इसी तरह से उन लोगों के अंदर लगा दे जिन लोगों के अंदर वो पैसा खर्च करके अच्छे तरीके से अपने नाम को गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचा सकता है, उसके 2.5 करोड़ बचते हैं ना। बिल्कुल बचते हैं। मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, वो वोट मांगने तो नहीं जाते। बताइए क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो अपने शहर की, अपनी जगह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको वोट मांगने जाना नहीं पड़ता। एक आधी रैली करते हैं क्योंकि उनके पास पूरे देश की भागदौड़ है, हालांकि उनकी टीम संभालती है। सवाल मेरा यही है, इतना पैसा खर्च करके आप कहते हो जी, अब जिलेराम शर्मा जी हैं या और जो भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल चुनाव लड़ने के बाद नेता देखिए गायब हो जाता है। आप आज चुनाव कोई जीतेगा ना, आप आधे घंटे बाद फोन कर लेना, आपका फोन नहीं उठेगा। आप 2 दिन बाद फोन कर लेना, वो नंबर ही बदल चुका होगा। आप 1 महीने बाद फोन करना, कहेंगे भाजी तो चंडीगढ़ मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा देश है ना, ये लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये राजतंत्र होता ना, मैं दुबई गया हूँ कई बार, दुबई में चुनाव नहीं होते लेकिन दुबई में रोड़े भी नहीं होते, सड़कें बहुत शानदार हैं, करप्शन लगभग ना के बराबर है। आप वहां पे जाएंगे, आपको कोई नारेबाजी करता हुआ, धरने प्रदर्शन करता हुआ नहीं मिलेगा। टैक्स वसूली भी नहीं है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, टैक्स वसूली भी नहीं है। टैक्स लगता है, जो टोल टैक्स है वो भी लगता है, सामान पे भी टैक्स लगता है, बड़ा माइनर है, क्योंकि छोटी कंट्री है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते, जब ये आपके गडकरी जी है वो कहते हैं मैं यूरोप जैसी सड़कें बना दूंगा, मुझे इंडिया की एक भी सड़क अभी तक बता दो जो यूरोप जैसी बनी हो। यूरोप जैसी एक भी सड़क बनती है, 3 दिन बाद उसमें 10 फुट गहरा खड्डा हो जाता है, कोई ट्रक घुस जाता है, किसी की यानी कि साइडों से जो मिट्टी है वो खिसकनी शुरू हो जाती है। पता नहीं हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पाते। अंग्रेजों का बनाया लाल किला आज भी वैसा खड़ा है, ताजमहल आज भी वैसा खड़ा है, जो शाहजहां ने बनवाया, जो इन लोगों ने बनवाए, मुगलों ने जो पुल सड़कें बनवाई, मीनार बनवाए, वो आज भी खड़े हैं। हमारे बनते बनते टूट जाते हैं लेकिन हम उनको गालियां देते हैं और कहते हैं नहीं सरकार हिंदुओं की चाहिए, हिंदू तो बड़े खतरे में है। तो देखिए उपल जी ने नेताओं की जो है बखियां उधेड़ दी हैं और जो हमारा तंत्र है उसकी बखियां उधेड़ दी हैं। बाकी चुनाव से हम कहीं अलग और ही चले गए थे। आखिर में बस लास्ट सवाल रहेगा, करनाल में पूरे विधानसभा में एज पे कौन है, मतलब कांग्रेस या बीजेपी अगर बांटे तो आज के टाइम में? देखिए ऐसा है कि इस समय जो चुनाव है ना, वो ऐसे मोड़ पे है कि बीजेपी और कांग्रेस आज की स्थिति में मुझे लगता है कि निर्दलियों के भरोसे रहेगी, अगर स्थिति आज वाली रहती है तो। कुछ दिन पहले कांग्रेस लीड ले रही थी, अब बीजेपी का चुनाव उठना शुरू हो गया है। अभी मोदी जी ने रैली वगैरह एक ही की है। ये भी माना जाता है कि बीजेपी का चुनाव बिल्कुल अंत में उठता है जाके। उसका रीजन है एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस शुरू से लेकर लास्ट मोड तक एक ही मोड पे रहती है चुनाव में। जो बीजेपी है वो शुरू में पहले एनालिसिस करती है, जहां पे वो अपने आप को कमजोर देखते हैं वहां पे फिर वो काम करना शुरू करते हैं। उनके पास देखिए संगठन है, संघ है, कार्यकर्ता है, नाराज होंगे, गाली देंगे, वोट उसी को डाल देंगे जाके, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं था लेकिन वोट तो मैं कमल दे फुल नहीं पानी है ऐसे ऐसे लोग भी बीजेपी के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चुनाव बनने में थोड़ा सा 5-4 दिन का और समय लगेगा। आज की तारीख में मुझे कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को कम आंकना गलती होगी। और बीजेपी ने जिस तरह से सिरसा के अंदर किया कि ऐन वक्त पर, आप देखिए नेशनल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक किस्म से मैं ऐसा मानता हूं कि वो बीजेपी ने सिरसा सीट पे अपनी हार मानी है। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना था तो वो पहले नॉमिनेशन फाइल ना करते। आप सोचिए ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। पहले उन्होंने गठबंधन करवाया चौटाला के साथ, क्योंकि चौटाला और की लीड है वहां पे सिरसा में अच्छा चुनाव लड़ते हैं, वो पहले उनके साथ करवा दिया, खुद तोड़ा दिखा दिया। जब लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, सब कुछ हो गया, जिस दिन नॉमिनेशन वापस होने थे उसके समर्थन में वापस ले लिया। गोपाल जो आपका कांडा है वो कहता है मेरा कोई गठबंधन नहीं है, मुख्यमंत्री बयान देते हमारा तो उसके साथ गठबंधन है। अब गठबंधन किसका है? क्या बीजेपी और एचएलपी का गठबंधन है या एचएलपी और आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है? क्या हो रहा है? ड्रामा तीनों का गठबंधन है, ये ड्रामा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये कह के ये आप सोचिए कि गोपाल कांडा जैसा आदमी जिसके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लग चुके हैं, गोपाल कांडा जैसा आदमी जो लोगों को गोवा के अंदर जुआ खिलवाते हैं, कैसीनो कहते हैं जिसको, उनका यानी एक राष्ट्र धर्म निभाने वाली पार्टी, हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी, ये कहने वाली पार्टी कि हम बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, कहते हैं हमारा गठबंधन तो उसके साथ है। जब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने था, बीजेपी क्या, देखिए राजनीति क्या होती है समझने की जरूरत है आपको, आपकी उम्र पर छोटी है अभी।
राजनीति ये होती है कि 85 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही, कहते ये देखो इनको 5 सीटों के लिए भी गठबंधन करना पड़ रहा है, कितनी पतली हालत है। अरे बेशर्मो, तुमने किससे गठबंधन किया? जिसका सिरसा से बाहर एक भी सीट पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। बताइए HLP का कौन सा कैंडिडेट खड़ा है करनाल से, गरोंडा से, असम से? सिर्फ वो अकेला बंदा खड़ा है और उसके साथ भी गठबंधन करने के लिए पागल हुए जा रहे थे। अपनी कितनी बेइज्जती करवाई वो नॉमिनेशन वापस लेके। बीजेपी वालों को ये सोचना चाहिए, आप यार एक सीट ही तो हार जाते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक सीट ही तो हार जाते, क्या फर्क पड़ जाता उससे? 45 आनी थी, 44 आती, 40 आनी थी, 39 आ जाती। यानी हम लोगों को, आप लोगों को लड़वा के, धमका के, डरा के, हिंदू धर्म का खतरा दिखा के, देश पे पाकिस्तान का कब्जे का डर दिखा के, और खुद तुम क्या काम कर रहे हो भैया? वहां पे तुम्हारा राष्ट्र धर्म कहाँ चला जाता है? तुम ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो सिरसा की एक सीट पे भी इस बार पता नहीं चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। यार उस बंदे के लिए तुम नॉमिनेशन वापस ले कह रहे हो हमारा तो गठबंधन है HLP के साथ, और वो मना कर रहा है। वो मना कर रहा है, ये कह रहे हमारा गठबंधन है। मैं क्या बता रहा हूँ, यही राजनीति है, ऐसा ही यही राजनीति। स्टेज पे खड़े होके हमें डर दिखाया जाता है कि अगर सरकार ना बनी, अगर तुम बट गए तो कट गए, ये बात बोली थी ना। और वहां क्या कर रहे हो? वहां तुम क्यों बटे? वहां अपना बंदा खड़ा करते ना। वो बेचारा जांगड़ा जिसने पहले हंसी नॉमिनेशन फाइल किया था, फिर हंसते हंसते वापस ले लिया। मैं तो उसके ऊपर भी हैरान हूँ। उसका बयान भी आगे बाद में पार्टी का भला देखते हुए मैंने नॉमिनेशन वापस लिया। भला लेना था, सारी सीटों से वापस ले लो, खड़े कर दो HLP वालों के सारे। आप जैसे को मौका दो, हमारे जैसे को मौका दो, हम भी लड़ेंगे चुनाव भाई। अगर तुम्हें इतना ही चिंता हो रही है तो हमारे जैसे, आप जैसे बंदों को मौका दे दे। ये सब ड्रामा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस ने दिया है, कोई भी हो, कांग्रेस ने हमारे से बंदे को दिया है रानिया में। देखिए रानिया के अंदर जो दिया, वहां पे कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। सर्वमित्र कंबोज मेरे अच्छे दोस्त हैं, हालांकि मैंने उनको फोन किया था, वो बिजी होंगे, फोन नहीं उठा पाए। मैंने उनको शुभकामनाओं का मैसेज भी दिया था। अच्छे आदमी है, लेकिन वहां जिस जगह से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहां पे भी अंदर खाने सेटलमेंट है। ओके, अब अंत में बात कर लेते हैं पत्रकारों की। पत्रकारों के लिए जब चुनाव आता है ना, दुविधा खड़ी होती है, जनता के लिए भी, नेता के लिए भी, और खुद पत्रकार के लिए भी। पत्रकारों के ऊपर दबाव आता है चुनाव को लेके, और फिर गालियां भी मिलती हैं। क्या कहना चाहोगे, पत्रकार कितनी दुविधा में होता है जब चुनाव आता है? तो ऐसा है, देखिए अब ना तो पत्रकारिता वैसी रही, न चुनाव वैसे रहे। अब ना सब कुछ बदल चुका है। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, सब कुछ कमर्शलाइज है। चुनाव के दिनों में सब कुछ कमर्शलाइज हो जाता है। कमर्शलाइज वो इसलिए हो जाता है, देखिए मैं भी देख रहा था, आप ब्रेजा गाड़ी पे आ रहे थे, 3 या 2 लोग थे, आप गाड़ी में तेल डलवाया, आप सुबह शाम इधर उधर घूम रहे हो, काम कर रहे हो, तेल खर्च कर रहे हो। पहले क्या होता था, पत्रकारिता क्या होती थी, एक ऐसा ही ऑफिस होता था, शाम को अखबार टाइप करना होता था, खबर चली जाती थी। अब पत्रकारिता वो है कि मौके से खबर करनी है, मौके से खबर करनी है। पब्लिक ये चाहती है कि आप लगभग हर कैंडिडेट को कवर करो, लेकिन अब देखिए ना हमारे पास कितनी टीम है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। अब कैंडिडेट तो खड़े हैं 5, सारे अलग अलग कोनों में से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक पत्रकार को एक यानी कि असेंबली का तो होता नहीं है, उन्हें नीलो खड़ी भी देखना, उसने उसको भी देखना है। तो मुझे लगता है कि पत्रकार को इन बातों का इग्नोर करते हुए, पत्रकारों को ये बात सोचते हुए कि कोई मुझे बुरा कहेगा, कोई मुझे भला कहेगा, आप अपनी अंतरात्मा से सही यानी कि मिल सको, जिस शीशे के सामने खड़े होते हो आप उसको जवाब दे सको कि मैंने जो किया मैंने ठीक किया है। ज़्यादा जवाबदेही, ज़्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग किसी के नहीं होते। जो पार्टी के समर्थक है उनका बंदा जीत जाएगा, जीतने के बाद भी आपके साथ वैसा ही होना है। अगर वो हार जाएगा तो फिर वो इंतजार करेंगे अगले 5 साल का कि फिर हम झंडा उठाएं और फिर राहुल अत्री हमारी कवरेज करने के लिए। ओके, तो मैं आकर्षण उपल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना कीमती टाइम चुनाव के बीच में हमको दिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।